मैं आपको वापस। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं द्रव्यमान केंद्र। इस बार हमारे पास है अर्धगोला। अर्धगोला भी सममित पिंड तो नहीं है, ऊपर द्रव्यमान है नीचे नहीं है, तो सीएम यहाँ से ऊपर जाएगा। बाएं दाएं किधर जाएगा? कहीं भी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ बाएं दाएं एक जैसा द्रव्यमान है, बीच में रहेगा। पर यहाँ से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, सीएम यहाँ रहेगा, और एक्स इस स्थिति में है 3r/8। जैसे मैंने कल भी कहा था, सभी पिंडों के लिए ये मान याद रखने हैं, सीएम कहाँ पे आ रहा है। अ, ये वाला अर्धगोले के लिए, खोखले के लिए r/2 है, ठोस के लिए है 3r/8। r/2 को मैं 4r/8 लिख सकता हूँ, तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। 3r/8, 4r/8, 4r/8 मतलब r/2।
अंत में है शंकु। खोखले शंकु में सीएम आधार के केंद्र से h/3 ऊंचाई पे है। h शंकु की कुल ऊंचाई है, तो ये है कुल ऊंचाई का 1/3। और ठोस में 1/4 होता है। y में ऊपर जा रहा है, x में कहीं विस्थापित, दोनों तरफ सममित है, बीच में ही रहेगा। इसमें रेखीय ले ही नहीं सकते हैं, इसमें तो आयतन में द्रव्यमान है, में सतह यानी क्षेत्रफल पे है। हाँ, पर नहीं नहीं, वितरण एक जैसा है, एक जैसा। अगर बहुत सारे पिंड निकाय में है जिनके वेग दिए हों या त्वरण दिए हों, तो सीएम का वेग या त्वरण निकाल सकते हैं। सूत्र वही है जो स्थिति सदिश के लिए सूत्र था, बस आर की जगह वी और ए आ जाएंगे, यानी सीएम का वेग और ऐसे ही सीएम का त्वरण। बचा ही नहीं करने को। एक ये द्विविम है पिंड।
चकती है मतलब। चकती में से छोटी चकती हटाई गई है, दोनों के द्रव्यमान केंद्र की दूरी दे रखी है, नया द्रव्यमान केंद्र कहाँ आएगा? ये मूल बिंदु है। क्या है हमारा शॉर्टकट? माइनस m1 x1 अपॉन, ठीक है भाई, त्रिज्या ये 2r और ये r, तो फिर ये ऐसे नहीं, ऐसे बन रही होगी। चित्र से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर बनेगा ऐसे क्योंकि त्रिज्या r है, तो 2r इसका व्यास इसकी त्रिज्या के बराबर होगा। चित्र पर कैसे भी बने उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पर चित्र सही बना रहा हूँ बस। ये d दे रखी है, ये आप जरूरत ही नहीं है, ये तो कितना हो गया, r ही हो गया। शक्ति है द्रव्यमान किस अनुपात में? त्रिज्या के अनुपात में, त्रिज्या के स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात होता है, और क्षेत्रफल क्या है शक्ति का? पाई आर स्क्वायर। तो इसका आर स्क्वायर और इसका 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। m1, m1 इसका द्रव्यमान है और m किसका माना है? संपूर्ण का। रख देता हूं। m1 की जगह क्या रखना है? x कितना है? r है तो r, d दिया है तो d, जो भी दे रखा है, m माइनस माइनस क्या बता रहा है, किधर खिसकेगा भाई? पता ही था, इधर से हटेगा तो इधर खिसकेगा, यहां से r/3। नहीं नहीं, अगर ये ऐसे होता, पर त्रिज्याएं तो चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान किस अनुपात में है वो त्रिज्या निर्धारित करेगी। क्या आ गया? त्रिज्या अलग अलग होगी तो द्रव्यमान केंद्र अलग अलग जगह विस्थापित होगा, इसलिए त्रिज्या तो चाहिए। बस रख देता हूँ। x कितना है? d, m1 की जगह m कॉमन नीचे, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट गए। ये हो गया उत्तर। अब इसमें जो त्रिज्या चाहिए, आपके प्रश्न में ये था 2r और ये था r, 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, और d की जगह r आ गया -r/3। तो हमारा तो एक ही सूत्र है शॉर्टकट वाला। हमें चाहिए ही क्या होता है, इसी का तो निर्देशांक चाहिए होता है ये, तो वो सीधे ही कितना दे रखा है प्रश्न ने, d रख दिया, द्रव्यमान रख दिया। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है तभी तो ये लगाते हैं। वही तो, उसी से तो ये आया था। ये है पूरे का सूत्र। x कितना रखना है, यही मूल बिंदु है। ये पूरा ही तो हल करके बनाया था, ये जीरो में गया, क्या बचा? ये बचा। x2 क्या बना? m2 को नीचे भेजा। m2 क्या चीज़ है बचा हुआ? जब डायरेक्ट लग रहा है तो फिर पहले वो लिखें, फिर जीरो में भेजें, फिर इधर लाएं, फिर ये करें, यही तो बन गया वो सीधे।
बड़े दिनों का घिरनी को याद किया ही नहीं। सूत्र तो हमने अभी पढ़ ही लिया है भाई। अगर आपको पिंडों के त्वरण पता है, इस सूत्र में रख दो, सीएम का त्वरण आ जाएगा। दो पिंड हमारे पास हैं। यही होता है, ये लो इनाम।
क्या उत्तर भाई? कौन सा? ये तो एटवुड मशीन है। या तो समीकरण से त्वरण निकाल सकता हूँ, शॉर्टकट से निकाल सकता हूँ, सूत्र से निकाल सकता हूँ। शॉर्टकट क्या कह रहा है, यहाँ कितना बल, 70 और 30, परिणामी बल बटा त्वरण आ गया, दोनों पिंडों के त्वरण आ चुके हैं। अब सीएम के त्वरण का सूत्र m1 a1 प्लस m2 a2 बटा m1 प्लस m2। क्यों माइनस क्यों? ओ, ये तो सदिश राशि लिखी है, इसका मतलब दिशा का ध्यान रखना है। अगर ये चार पॉजिटिव है तो ये चार कैसा लेना होगा, नेगेटिव। सीएम का त्वरण 1.6 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आपने खुद ही कहा था सीधे सीधे आ गया, मतलब मुझे पता था आप उल्टा करोगे, पर मैं उल्टा नहीं कर रही हूं। फिर से सीएम का त्वरण ही ज्ञात करना है। दो पॉइंट चार। एग्जैक्टली।
त्वरण कितना आ रहा है भाई? 60 माइनस 40 करेंगे तो सिर्फ 8। 40 तो n से संतुलित है। 8 बटा, तो त्वरण तो आ गया 6। 6 से ये जाएगा नीचे और ये जाएगा दाएं। या तो सदिश में उत्तर दें। त्वरण सदिश बराबर m1 इंटू, इसको सदिश में क्या लिखूं? 6 आई कैप प्लस, इसको सदिश में क्या लिखूं? -6 जे कैप बटा m1 प्लस m2। ये रहा उत्तर त्वरण का सदिश में। 24 आई -36 जे, तो कॉमन लेके काट दूं। इसमें से भी चाहो तो क्या कॉमन ले लो, 6। सदिश में विकल्प है, ये रहा उत्तर। मान चाहिए 6/5 तो बाहर आ गया रूट में। (1.2 √13)। तो विकल्प में मान हो तो ये उत्तर, और सदिश हो तो ये उत्तर। अगर हम किसी राशि को लंब दूरी से गुणा करते हैं तो उसे उस राशि का आघूर्ण कहा जाता है। हमने काम में लिया है क्या, कहीं देखें। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का सूत्र निकाला था, ये RCM था। R1 क्या है? M1 द्रव्यमान की मूल बिंदु से लंब दूरी तो थी, M2 की लंब दूरी, M3 M4 Mn की लंब दूरी। किस राशि को लंब दूरी से गुणा कर रहा हूं? द्रव्यमान। तो ये क्या चीज कहलाएगी? द्रव्यमान का आघूर्ण। M इंटू R कहलाएगा द्रव्यमान आघूर्ण।
तो अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, टीएम जहां पे भी आ रहा हो, अगर वही मूल बिंदु है तो ये कितना हुआ? टीएम मूल बिंदु पे ही है, जीरो। जीरो बराबर ये जीरो में चला गया। ये क्या चीज है? पहले द्रव्यमान का आघूर्ण प्लस प्लस सभी द्रव्यमानों के आघूर्णों का योग कितना होगा? जीरो। किसके परितः? सीएम के परितः। सीएम के परितः मतलब सीएम ही मूल बिंदु है, तो सीएम के परितः हमेशा यही लाइन नोट करनी है। ये सीधे पूछते हैं कभी कभी, M1 क्या है? बिंदु द्रव्यमान। बिंदु द्रव्यमान को सीधे जोड़ूंगा, वो कौन सी दूरी है? सदिश लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सूत्र तो किसके लिए था? सदिश। जो सदिश बनाया है वो लंब दूरी है या नहीं? पर हर लंब दूरी सदिश हो ये तो जरूरी। तो सदिश तो लंब दूरी है, और लंब दूरी है तो आघूर्ण कह सकता हूँ। सेक्शन कौन सा? गलत बंद हो गया तो ये वाली। ठीक है, अभी रिफ्लेक्शन पड़ रहा था क्या?
अगर किसी निकाय पर परिणामी बाह्य बल न हो, ये तो हम न्यूटन के नियम में पढ़ चुके हैं भाई, बाह्य बल नहीं है तो जो अवस्था है बनी रहती है, जड़त्व का गुण था। तो अवस्था बनी रहती है मतलब सीएम भी जैसा है वैसा ही रहेगा। चल रहा था चलता रहेगा, रुका हुआ था रुका हुआ रहेगा। सीएम अपनी अवस्था को बनाए रखता है। सीएम कहाँ पे आएगा? ज्यादा मान चाहिए भाई। द्रव्यमान का अनुपात 2:3। दूरियों का अनुपात सीएम की दूरियों का दोनों से, इसका व्युत्क्रमानुपात यानी 3:2। 3:2 में विभाजित करना है 10 को, इसको कितना मिलेगा? 3 बटा, हमने सीखा है भाई, 3 बटा इनका योग 5 इंटू कुल मान का, और इसको कितना मिलेगा? नहीं तो और भी तरीका सीखा है। अगर मैं इसको मूल बिंदु मान लूं तो इसके निर्देशांक 0x में y तो चाहिए ही नहीं, और इसका x निर्देशांक m1 x1 m2 x2 m1 प्लस m2, 30/5 6। यहाँ से 6 मीटर दूर सीएम आएगा, यही आया है, यहाँ से 6 मीटर और यहाँ से 4 मीटर सीएम आ गया। सीएम के परितः अब यही है मूल बिंदु। इसका निर्देशांक क्या लिखूंगा? -6। इसका सीएम के परितः द्रव्यमान आघूर्णों का योग, द्रव्यमान आघूर्ण क्या बना? का योग सदैव 0 होता है। तो परिणामी बाह्य बल न होने पर सीएम अपनी अवस्था को बनाए रखता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, ध्यान से समझें। एक गेंद जमीन पे पड़ी है, इसका सीएम यहाँ है। अगर हमने कुछ भी नहीं किया, कुछ इस पे बल नहीं लगाया, तो सीएम तो यहाँ रहना ही है। हमने एक बार इस पे किक मारी बॉल को, यानी बल तो लगाया, बल लगाया तो त्वरण है, त्वरण है तो सीएम को आगे जाना ही पड़ेगा, जाना शुरू हो गया। गेंद यहाँ पहुंची, सीएम भी यहाँ पहुंचा, पर जरा सा आगे जाते ही बल लगना बंद। भाई लगातार यहाँ से वहां तक किक मारते ही जाते हैं क्या? किक मारते ही बॉल तो दूर चली गई, अब बल लग रहा है क्या? अब तो सिर्फ क्या प्राप्त हो गया उसे? वेग। तो यहां आते ही वेग प्राप्त हो गया, मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड। जो गेंद का वेग वही सीएम का वेग। अब इसके बाद ये गेंद आगे जाती रहेगी, सीएम विराम स्थिति में है या वेग से चलने की स्थिति में है? कोई बाह्य बल अब है, ये उसी वेग से चलता रहेगा, अपनी अवस्था को बनाए रखेगा। अब ये गेंद आगे, सीएम आगे 10 10 10 10 के वेग से जाता रहेगा। और अच्छा उदाहरण देखें, यहाँ पे एक बम रखा हुआ है, सीएम कहाँ आ रहा है? केंद्र में। थोड़ी देर बाद ये फट जाता है,
फटने में कोई बाह्य बल, बाहर से हथौड़ा हथौड़ा मार रहे हैं इसे, आंतरिक बलों के कारण फटता है, बाह्य बल नहीं है। इस वक्त सीएम कहाँ कैसी स्थिति में है? विराम में है। जैसे ये फटा, फटने के बाद इसके टुकड़े तो हर दिशा में उछलेंगे, कोई टुकड़ा बाएं जाएगा, कोई दाएं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर दो टुकड़े हुए और दोनों ही, इसके दो टुकड़े हुए मान लो ये और ये बड़ा टुकड़ा भी इधर गया और छोटा टुकड़ा भी इधर ही गया, दोनों यहां से दाएं गए, तो सीएम यहां आया कि नहीं? इनका सीएम यहां था तो इनका यहां आया। सीएम अपनी स्थिति पे है या परिवर्तित हो गई स्थिति? प्रारंभ में कैसा था? स्थिर। बाह्य बल है? नहीं। बाह्य बल नहीं है तो सीएम अपनी स्थिति को बनाए रखेगा। सीएम जहां था वहीं पड़ा रहेगा, हिल ही नहीं सकता। यानी ऐसा कभी नहीं होगा कि टुकड़े इस तरह से जाएं। अगर बड़ा टुकड़ा यहां गया है, छोटा टुकड़ा यहां जाएगा। छोटा है, सीएम बड़े वाले के पास, छोटे वाले के दूर। क्या सीएम अपनी स्थिति को बनाए रख रहा है? इसीलिए आप देखते हो जब बम फटता है तो उसके टुकड़े चारों ओर बिखरते हैं, क्योंकि अगर एक ही तरफ चले गए तो सीएम भी वहां चला जाएगा, और सीएम तो विस्थापित हो ही नहीं सकता क्योंकि बाह्य बल नहीं लग रहा है। अब जब ये फट चुका है, फटने के बाद यहां पे कुछ दिख रहा है, यहां कुछ बचा है? टुकड़े तो उछल गए, यहां कुछ नहीं बचा, पर इसका सीएम अभी भी यही है, वो हिल नहीं सकता क्योंकि बाह्य बल नहीं लगा है। और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये बम स्थिर था, इसको हमने प्रक्षेप गति में थीटा कोण पे फेंक दिया। तो हमें पता है फेंकने के बाद ये ऐसे ही गति करेगा भाई। अब बाह्य बल है या नहीं है? है, गुरुत्वाकर्षण का बाह्य बल है, वही तो सब ये प्रक्षेप गति करवा रहा है। तो सीएम अब बंधा हुआ है प्रक्षेप गति करने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में। ठीक है, सीएम यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा, यहाँ पहुंचा। यहाँ आते ही ये बम अब फट गया। गुरुत्वाकर्षण तो बाह्य बल था या नहीं था पहले से ही, और उसी के प्रभाव में तो कौन सी गति हो रही थी? प्रक्षेप गति। फटने में कोई एक्स्ट्रा बाह्य बल, एक्स्ट्रा अलग नहीं आया। कौन सा लगातार पहले से अभी तक चल रहा है? गुरुत्वाकर्षण, जो कैसी गति करा रहा है सीएम को? प्रक्षेप। यहां आके बम फट गया, अब यहां पे कोई भी चीज बची बम की? नहीं, कुछ टुकड़े यहां गए, यहां गए, यहां गए, यहां गए, अलग अलग जगह उछल गए। लेकिन इन टुकड़ों के निकाय का यानी बम का सीएम यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंचेगा। याद कर रखो, काल्पनिक कि सर दिखा तो कुछ नहीं जाता हुआ, तो काल्पनिक बिंदु दिखाई नहीं देता है। पर क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के अलावा कोई और बाह्य बल नहीं, और गुरुत्वाकर्षण चाहता था कैसी गति होती रहे, प्रक्षेप, और आंतरिक बलों से फटा, सीएम अभी भी प्रक्षेप गति करता हुआ यहां से यहां तक पहुंचेगा। टुकड़े इधर उधर सब तरफ उछल के गिर रहे हैं, पर सीएम उसी पथ का पालन कर रहा है, क्योंकि पथ बदलेगा कौन? बाह्य बल। और गुरुत्वाकर्षण नहीं तो पथ बनाया, और कोई बाह्य बल नहीं है। सीएम अपनी स्थिति को बनाए रखेगा, यानी प्रक्षेप गति के पथ को बनाए रखेगा। समझ में आया? तो बाह्य बल नहीं हो, परिणामी सीएम की अवस्था बनी रहती है। प्रक्षेप गति करा ही कौन रहा है? गुरुत्वाकर्षण। किसी भी बिंदु पे यहाँ पे वेग किधर होता है? स्पर्श रेखीय। और त्वरण नीचे लग रहा है। आपने कहा जी खत्म यानी त्वरण खत्म, वेग है, क्या होगा? सीधा चला जाएगा।
क्या उत्तर? पहला गलत, दूसरा सही। और कोई? दूसरा वाला ही देख लेते हैं पहले। सीएम का द्रव्यमान आघूर्ण। हम्म, ये क्या है? सभी बिंदु द्रव्यमानों के द्रव्यमान आघूर्ण का योग, ये वाली चीज। सीएम का कितना द्रव्यमान? सीएम बिंदु ही क्या है? जहां संपूर्ण द्रव्यमान यानी m1 प्लस m2 प्लस m3 अप टू mn संपूर्ण द्रव्यमान, और सीएम की दूरी है r, तो उसका आघूर्ण क्या हुआ? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस mn इंटू आर। इसको इधर भेजूंगा तो यही बनेगा क्या? तो सीएम का द्रव्यमान इंटू आघूर्ण किसके बराबर? सभी बिंदु द्रव्यमानों के आघूर्णों के योग के बराबर। का मतलब ये वाला तो सही है। पहला वाला सभी द्रव्यमान समान दूरी डी पर है, तो निकाय का सीएम भी तो डी डी दूरी पर होना चाहिए। गलत क्यों बताया भाई आपने? है? अगर मूल बिंदु सीएम है यानी डी कितना है? हमने लिखा है सीएम भी डी दूरी पर है, आप कह रहे हो मूल बिंदु है मतलब दूरी कितनी हुई? जीरो। तो फिर बाकी पिंडों की भी दूरी कितनी हुई? जीरो, यानी फिर सारे द्रव्यमान भी मूल बिंदु पे ही है। तो फिर सीएम भी कहाँ आना चाहिए? मूल बिंदु पे। उस हिसाब से तो सही हुआ। गलत किस किस को लग रहा है भाई? हाँ, इस पे मास पे भी डिपेंड करता है, चलो देखते हैं। मूल बिंदु से डी दूरी पर है 3 किलोग्राम, मूल बिंदु से डी दूरी पर ही है 5 किलोग्राम। सीएम कहाँ आएगा निकालते हैं। 3 इंटू डी प्लस 5 इंटू डी बटा क्या कॉमन? इसको 15 कर दूं, इसको 133 कर दूं। द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं कर रहा है। हाँ, यहाँ पे दूरी दे रखी है डी, दिशा तो नहीं बताया था, हमने सोचा भी नहीं। बिल्कुल ठीक उदाहरण इन्होंने बताया। ये कह रहे हैं मूल बिंदु से डी दूरी पे इधर है 3 किलोग्राम, और मूल बिंदु से डी दूरी पे इधर है 3 किलोग्राम। सीएम कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। क्या सीएम भी डी दूरी पर आया मूल बिंदु से? नहीं आया। ये डी दूरी पर है, ये भी डी दूरी पर है। सीएम कहाँ आएगा इनका? एकदम बीच में आएगा। ये दूरी तो डी नहीं हुई, ये हो गई डी बटा √2। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सीएम डी दूरी पर आए, क्योंकि दूरी में दिशा नहीं होती है। यहाँ विपरीत दिशा में है, सीएम जीरो पे आ गया, नहीं तो कहीं और भी आ सकता है। दूरियां डी हैं, पर किन दिशाओं में है उससे सीएम की स्थिति परिवर्तित होगी। तो ये कहना कि सीएम भी डी दूरी पर होगा जरूरी नहीं है। हो सकता है इस स्थिति में, नहीं भी हो सकता है। तो होगा नहीं कहा जा सकता। कब? आपने तो कहा कि मैं मूल बिंदु पे ही मान रही हूँ सीएम। तो कैसे करेंगे वो बताया नहीं था आपने।
जोर से बोलो। अगर हम एक बॉल को ऊपर फेंकते हैं, शुरू में बॉल जमीन पे है, द्रव्यमान केंद्र ये रहा, ऊपर फेंका मतलब बल लगाया, त्वरण दिया, द्रव्यमान केंद्र त्वरित होना शुरू हुआ, ऊपर जाना शुरू हुआ। हाथ से छूटने के बाद तो बल खत्म, क्या बचा इसके पास? वेग। वेग से ऊपर जा रहा है। क्या कोई बाह्य बल लग रहा है या नहीं लग रहा है? कौन सा? गुरुत्वाकर्षण, जो क्या करेगा इसे मंदित वेग को क्या करेगा? कम होते होते जीरो। सीएम का वेग कम होते 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 कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा सीएम। फिर किधर जाएगा? नीचे, क्योंकि बल नीचे की तरफ लग रहा। वहीं कहाँ पे है? ऊपर गया, ऊपर गया। बॉल के तो केंद्र में रहना ही है ना। बॉल फट तो रही नहीं है। वापस नीचे आएगी तो वापस नीचे आया, इसका मतलब वहीं रहा, या गति करके वापस आया है? बल ऊपर था, ऊपर वेग ऊपर था, ऊपर गया, बल नीचे है, वापस नीचे आ गया, वहीं कहाँ रहा? ये गया ऐसे 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 ऐसे, वापस आया है, वहीं थोड़ी ना रहा है। वी स्क्वायर बराबर, ऊपर जाते समय इतना ऊपर गया, नीचे जाते समय वापस आया, परिणामी विस्थापन तो जीरो ही है। इसका मतलब ये नहीं कि गति नहीं हुई। आप सुबह 7 बजे अपने घर पे थे, शाम को मम्मी पापा ने आके देखा घर पे हो तो डांट लगा दी, घर पे थे, घर पे ही है, इसका मतलब इंस्टीट्यूट गई नहीं। तो आप क्या कहोगे? जाके वापस आ गए हैं भाई, इसलिए विस्थापन जीरो दिख रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गति तो हुई नहीं है। ऊपर गया, वापस आया। पानी। हाँ। हाँ। क्या हो? जमीन। हाँ। 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 जब ये गीली थी, इसका मतलब जो बॉल का द्रव्यमान है वो तो है ही, प्लस एक्स्ट्रा क्या आ गया है? पानी का द्रव्यमान आ गया है। अब कुल मिला के तो सीएम यही है, अभी पूरी एक समान गीली है। जैसे जैसे ये गति करेगी, किधर से सूखना शुरू करेगी? पहले आगे से। तो यहां से द्रव्यमान क्या होता जा रहा है? थोड़ा थोड़ा कम। और किधर बच गया है ज्यादा? पीछे। किधर गया द्रव्यमान केंद्र? पीछे। यहाँ चला गया, और सूख गई, मतलब इतना सा ही पानी बचा, यहाँ आ गया, और लास्ट में तब, तब कहाँ आ गया? वापस बीच में आ जाएगा। तो पर गति के दौरान तो किधर जाता जा रहा है सीएम? पीछे की तरफ।
द्रव्यमान इनके समान है क्या? नाप के तौल के देखना पड़ेगा। लगभग समान ही होंगे मुझे लग रहा है, थोड़ा हल्का बहुत फर्क होगा, कोई बात नहीं। सर्वसम नहीं है, सही छोड़ दे। 5वां विकल्प भी है। सेकंड कैसे भाई? प्रश्न ने कहा है जिस क्षण ये V1 व V2 से एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, R वाला या V वाला वेग निकालना है ना, तो वो वेग ही तो बन गया ना। तो V बराबर m1v1 माइनस m2v2 बटा m1 प्लस m2। यहां तक तो मुझे समझ में आ रहा है। सेकेंड कैसे बन गया ये, कहाँ लिखा है? द्रव्यमान समान मान लिए तो हो सकता है उस स्थिति के लिए वो उत्तर सही हो जाए और बाकियों के लिए सही नहीं हो, कैसे कह सकता हूं? आपने क्या बताया भाई? 0 क्यों? शुरू में दोनों पिंड कैसे हैं? स्थिर, यानी दोनों का ही वेग 0 शुरू में। आप वाला ही सूत्र लगाता हूं। शुरू में वेग कितने हैं? शुरू में सीएम का वेग है 0, यानी सीएम कैसा है? स्थिर है। अब प्रश्न ने स्पष्ट कहा एक दूसरे का आकर्षण निकाय के लिए बाह्य बल या आंतरिक बल? एक दूसरे पे बल लगा रहे, बाहर से तो नहीं लग रहा है। आंतरिक बल है, यानी परिणामी बाह्य बल कितना है? बाह्य बल नहीं है तो सीएम अपनी अवस्था को बनाए रखता है। शुरू में सीएम कैसा था? स्थिर। अब ये पिंड कहीं भी जाएं, कैसे भी जाएं, बस परस्पर आकर्षण के कारण जा रहे हैं, तो सीएम अपनी अवस्था को बनाए रखेगा। किसी भी क्षण भी उसका वेग कितना रहेगा? 0 ही रहेगा। यानी उस क्षण, आपने ये तो ठीक बताया था, ये आ रहा होगा उस समय वेग, पर ये कितना होना ही पड़ेगा, यानी m1v1 और m2v2 बराबर होंगे। आगे हम जब संवेग संरक्षण पढ़ेंगे तो सिद्ध भी हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है, बराबर रखूंगा तो वेग अभी भी क्या आएगा? 0। पर v1 v2 देखते ही हमें लगता है वेग के सूत्र में रखना होगा। अगर ये प्रारंभ में स्थिर है, कभी भी आगे स्थिर ही रहेगा, क्योंकि प्रश्न ने स्पष्ट कहा है कि बल इनके आपस का है।
यानी निकाय के लिए वो आंतरिक बल, और आंतरिक बल अवस्था परिवर्तित नहीं कर सकता। पहले अगर 10 से चल रहा था तो बाद में भी 10 ही रहेगा, वेग जो है वही रहेगा। नत्तल पर नत्तल पे गिर रहे हैं, टकरा रहे हैं प्रारंभ में। कब? नत्तल पर गिरने के बाद। m और 2m इनके द्रव्यमान है, बराबर ऊंचाई पे ही है, बराबर ऊंचाई। तो यहां टकराने पे इसका वेग v, इसका वेग भी h समान g समान। वेग में द्रव्यमान नहीं आता है कहीं भी। कितना? v। टकराने के जस्ट बाद वेग v, जस्ट पहले इसका भी v। और टक्कर जब पढ़ेंगे अभी, तो टक्कर के बाद में जो वेग प्राप्त होगा वो इन दोनों के समान या भिन्न? भिन्न होंगे, क्योंकि द्रव्यमान भिन्न है नहीं। अभी हम टक्कर पढ़ेंगे, इसके लिए जब करेंगे ये द्रव्यमान नहीं आएगा। टक्कर के बाद वेग जो होता है न्यूटन का प्रत्यास्थान गुणांक से सूत्र से निकलता है, उसमें द्रव्यमान नहीं आता, इसका द्रव्यमान नहीं आता। तो टक्कर के बाद भी दोनों का वेग समान, चाहे जो भी हो। टक्कर प्रत्यास्थ है अप्रत्यास्थ है, कुछ बताए? चिपक रहे या गति कर रहे, कुछ भी? दोनों का समान वेग ही आएगा, समान ऊंचाई से गिर रहे। सेंटर ऑफ मास का वेग निकालना है टक्कर के बाद में। टक्कर के बाद सीएम का वेग इस पे निर्भर करेगा कि ये टक्कर कैसी है। हो सकता है ये वेग का मान v है तो ये v से ही परावर्तित हो जाए, और हो सकता है v/2 v/3 किसी भी वेग से परावर्तित हो। अब नत्तल का बल बाह्य बल है या आंतरिक बल है? नत्तल निकाय में शामिल नहीं था, बॉल के निकाय में। बाह्य बल, वेग परिवर्तित होगा। टक्कर के बाद वेग कम ज्यादा, ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है, कम या समान रह सकता है। आवेगी बल बाह्य बल होता है या नहीं होता है, ये हम नहीं बता सकते, वो निर्भर करता है निकाय किसको माना। दो गेंदें आपस में टकराती हैं, ये इस पे आवेगी बल और ये इस पे आवेगी बल लगाएगी। मेरा निकाय ये है, अब आवेगी बल कैसा हुआ? मेरा निकाय ये है, अब आवेगी बल कैसे हुए? बिल्कुल ठीक। फिर पृथ्वी को भी साथ में लिखते रहना द्रव्यमान लेकर समीकरण में, लिखना पड़ेगा। आप पृथ्वी के साथ मान रहे हो तो पृथ्वी का भी द्रव्यमान और वेग लिखते जाओ हर समय, इसलिए नहीं मानते हैं। तब ये आता और ये मान कितना आता? 0। आपने कहा द्रव्यमान बराबर है, प्रारंभिक वेग दोनों का, बल दोनों पे समान या भिन्न? समान। अच्छा, शुरू में v वेग है, हाँ, तब ये उत्तर हो जाए। और आकर्षण है तो भी ये उत्तर बनेगा, वही समझा रहा हूं, पर ये आएगा कितना देखें।
द्रव्यमान समान तो त्वरण ये हुआ। टी समय बाद क्या वेग प्राप्त किया इसने? u प्लस ए टी। और इसने, यानी दोनों के वेग के मान बराबर बराबर जीरो। तो जीरो तब भी आएगा। हाँ भाई। वी वेक्टर सी एम का बिल्कुल सही। चाल भी बोल सकते हैं क्योंकि एक ही पिंड है। तो जब जीरो है तो वेग बोलो चाल बोलो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन यहां चाल नहीं ले सकता हूं क्योंकि यहां क्या जरूरी है? दिशा। तो अगर चाल बोल दिया तो गलत हो जाएगा, फिर प्लस प्लस ही होता जाएगा। एक पिंड का वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, चाल है 10 मीटर प्रति सेकंड, कोई दिक्कत नहीं। पर दो पिंडों की चाल 10-10 है और वेग 10-10 है, एक बात नहीं है। क्योंकि वेग 10-10 ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं। चाल में तो पता नहीं चलता है दिशा कहाँ है, पर वेग में ध्यान रखना पड़ता है। तो एक पिंड के लिए वेग बोलो चाल बोलो चल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस अदिश राशि तो चाल है, वेग सदिश ही रहेगी। पर वेग का मान 10 है या चाल 10 है, एक ही बात है। दिशा भी बताना चाहता हूं एक पिंड के लिए, फिर चाल नहीं बोल सकता, फिर क्या बोलना ही पड़ेगा? वेग। तो हम यहाँ जो सीएम आता है उसके लिए भी दिशा तो बताते हैं। वेग या त्वरण दिशा बताई थी। अगर ये वेग होते तो यहाँ वेग की दिशा भी आ रही है, यानी वेग, ये चाल नहीं लिख सकता हूं सदिश में। अगर ये v वेग से चलते, हाँ वेग समान होता कुछ भी होता, पर शुरू में रुके थे तो सीएम का वेग जीरो था देव। तो हमेशा ही जीरो रहेगा क्योंकि परस्पर आकर्षण बोल दिया है। टक्कर क्या होता है भाई? संवेग संरक्षण ये नया आ गया कुछ, ये तो मुझे पता ही नहीं। संवेग संरक्षण क्या होता है वो पहले बताना पड़ेगा। अब ये तो नहीं मान सकता कि ये भी नहीं पता है टक्कर। और ये बोला कि ये नहीं पता है तो फिर टक्कर करके बताना पड़ेगा कि अच्छा आओ बताता हूँ क्या होता है। टक्कर को परिभाषित करो भाई। हाँ, इससे पहले क्या परिभाषित करो, मैं क्लियर कर दूं। मैं भूल ही नहीं पाता हूँ। एक बार कुछ साल पहले ऑनलाइन जब मैंने पूछा था टक्कर क्या होता है, तो एक बच्चे ने लिखा भचीड़। तो ऐसी परिभाषा कृपया मत दे। दूसरी परिभाषा, टक्कर क्या होता है? जब दो पिंडें टक्कर करती है उसे टक्कर कहते हैं। या टकराना, जब दो पिंडें टकराते हैं, पिंड टकराते हैं उसे टक्कर कहते हैं। तो टक्कर, टकराना, टक्कर करना ही टक्कर है, ये शब्द के बिना उत्तर दे। बताइए भाई। नहीं, अगर बिल्कुल ही नहीं बताओगे तो फिर प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा। वो ट्रक अभी भी घूम रहा है, याद है? न्यूटन के नियम वाला, बाहर दिखता है मुझे। उसी से सीखना है क्या? है? अच्छा, मैं तो भूल ही गया था। कौन, हाँ कौन बोल रहा था? हाँ, तो ये सीख सकते हो आप तो। वो बेचारा ट्रक वाले को मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भूल जाते हो बार बार। अरे आप तो, हाँ आप तो सुपर पावर वाले स्थिर लोग हो भाई।
आप तो गति भी नहीं करते, आप पृथ्वी के साथ साथ। और प्रत्याश टक्कर, टक्कर ही नहीं पता है तो प्रत्याश कहाँ से पता चलेगा? अरे कोई भी नहीं परिभाषित कर पा रहा है टक्कर। ऑनलाइन भी नहीं आ रही परिभाषा कोई भाई। कुछ तो बताओ। वो एक ही शब्द पता था क्या जो बना कर दिया है? ऐसी घटना जिसमें दो या अधिक पिंड अपेक्षाकृत कम समय में एक दूसरे पर बल लगाए। मैंने कहा संवेग के बारे में लिखोगे और संवेग का चिन्ह है पी, तो आपने जल्दी से लिख दिया पी। समय अपेक्षाकृत कम है लिखने में, और संपर्क में आया था क्या पेन कागज के? बिना बल लगाए लिख दिया या बल लगा के लिखना पड़ा? तो आप क्लास में आए, नीचे बैठे, बैठते ही मैंने कहा खड़े हो जाओ, गलत बताया है। तो बैठने का समय अपेक्षाकृत कम था, मतलब बेंच से टक्कर कर रहे थे आप। हाँ, बल को टक्कर कहते हैं यार, पिंडों के बीच लगाया गया अभिलंब बल। आप जमीन पे खड़े हो, नीचे क्या लग रहा है आप पे? mg। यहाँ क्या लग रहा है? अभिलंब बल लग गया, मतलब आप जमीन पे टक्कर कर रहे हो। जिसमें रेखीय संवेग संरक्षण रहे, रेखीय संवेग संरक्षण तो बाद में आएगा। हम्म। कम वेग या स्थिर? एक पिंड स्थिर या कम वेग का हो, दूसरा पिंड का वेग ज्यादा हो, तो दूसरे पिंड को वेग देगा। एक पिंड का वेग कम या स्थिर हो, दूसरे पिंड का वेग ज्यादा हो, तो वो दूसरे पिंड को वेग देगा। यही बताया। दीवार पे गेंद फेंकी, दीवार का वेग कम या स्थिर हो, ठीक बात। इसका वेग ज्यादा हो, 50 से गेंद फेंकी, तो ये दीवार को वेग देगी, दीवार गति करना प्रारंभ। यही तो कहा था ना आपने, दूसरे को वेग देगा तो दीवार चलने लग जाएगी। इस प्रक्रिया को टक्कर कहते हैं। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहे, अरे भाई नहीं रहेगी हमेशा, और वो ऊर्जा तो बाद की बात आएगी। ठीक है, और थोड़ा सोचे, अगली बार डिस्कस करेंगे टक्कर क्या होता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। पर अभी जैसा एक ने पूछा, तो हो सकता है औरों को भी नहीं पता हो कि टीचर्स डे हम मना ही क्यों रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति रहे हैं, उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वो खुद भी टीचर थे। और जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका तो ये बहुत ही फेमस किस्सा है। उनके एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें चॉइस आती है ना, जैसे बोर्ड में वगैरह में भी आती है आपके, कि कोई 5 प्रश्न कर ले। तो मान लो 10 प्रश्न आए और लिखा था कोई 5 प्रश्न अटेम्प्ट करे। उन्होंने 10 के 10 अटेम्प्ट करके लिख दिया कोई 5 जांच ले। और ऐसा भी नहीं कि भाई, क्योंकि जब ऐसा करते हैं तो अब टीचर के ऊपर है कि कौन से जांचूं। जब ये लिख दिया है बच्चे ने कि कोई भी 5, तो जिसमें नंबर कटेंगे वही जांचूं, ताकि उसको भी सबक मिल जाए। उनकी कॉपी में टीचर ने लिखा था एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर, मतलब लिखने वाला जांचने वाले से बेहतर है। ऐसे उत्तर लिखे गए थे कि कॉपी में ये कमेंट लिखा कि परीक्षा देने वाला
परीक्षक से यानी जांचने वाले से बेहतर है। ऐसे 10 उत्तर लिखे गए थे और लिखा था कि कोई भी 5 जांच लें, और ये कमेंट टीचर ने लिख के दिया। और आप टीचर से मुझे विश कर रहे हैं, मैं आभारी हूं, लेकिन सबसे पहले भूलना नहीं है, आपके सर्वप्रथम टीचर हैं आपके माता और पिता, क्योंकि बचपन में पैदा हुए तब से लेकर यहाँ तक जो आप पहुंचे हो, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी चीज़ें उन्होंने ही सिखाई हैं। ज़िंदगी में जो भी अच्छी भावनाएं मिली है, सीखा है पैदा होने के बाद से, वो सब माता पिता ने सिखाया। तो सबसे पहले वही आपके बड़े गुरु हैं, उनको विश करना ही चाहिए और उनका आशीर्वाद लेकर ही फिर और किसी की बात करनी चाहिए।